जी वेलकम बैक। सबसे मेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है बदलते हुए रुझानात के हवाले से, तालीम और तदरीस को बेहतर बनाने के हवाले से और तालीमी निज़ाम को इम्प्रूव करने के हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, कहाँ फ्लॉज हैं, इन फ्लॉज को कैसे जो है वो पुर किया जा सकता है और इसके लिए कितनी एफर्ट्स करनी है, इस पर भी हम बात कर रहे थे। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, अब उसको भी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि पसमानदा इलाकों में तालीम का फ़रोग़ होना कितना ज़रूरी है और तालीम को फ़रोग़ दिया कैसे जा सकता है ताकि हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क जो है वो तेज़ी से तरक्की कर सके, जो कि इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की खुशहाली में, इस मुल्क की सलामती में। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ़ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने की गुजारिश करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इनामुर रहमान साहब हैं हमारे साथ, उर्वा अनम हैं और प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन सबा साहिबा हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने भी जो हैं वो जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी हम कहेंगे कि आप इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। ब्रेक पे जाने से कबल जो गुफ्तगू हो रही थी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अमरीन सबा साहिबा से बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हमने बात की कि हमने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फ्लॉज को जो है ना सिर्फ इंडिकेट करना है बल्कि उनके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं। अब इन्हीं फ्लॉज में, इन्हीं प्रॉब्लम्स में आता है आज का हमारा दूसरा टॉपिक कि पसमानदा इलाकों की जो सूरत हाल है वो भी काउंटर करना या उस पर भी नज़र डालना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। और मैं आपको अपनी निशानदेही करना और हल बताने से पहले एक चीज़ शेयर करूंगी। देखिए, पाकिस्तान में इंडिविजुअलिज्म से आप कह सकते हैं कि मसाइल को ही हल होते हैं, यानी पूरी एक पॉलिसी कहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं होती। इसकी एग्जांपल एक दूंगी, चकवाल में जो है वो स्कूल सिस्टम काम कर रहा है, ये एनजीओ के थ्रू कर रहा है, सही, तो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इसी के बच्चा तो प्रोडक्टिव है हमारा। बिल्कुल। खैरपुर मिरस के उधर एक ज़मींदार ने अपना सिर्फ ये ख्याल किया कि अपने गांव के लोगों के लिए तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी की, तो वहाँ स्कूल 100% अपनी अटेंडेंस के साथ चल रहा है। सही। दूसरा, ये तो इंडिविजुअल की बात, मैं खुद जाके चलाना शुरू करूँ तो मैं पूरी डेडिकेशन से करूँगी। लेकिन देखिए, 2-3 बातें आती। तालीम अकेली कहीं नहीं खड़ी हो सकती। तालीम एक ट्रायंगल के अंदर खड़ी होती है। एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है, एक आपके पास आपका इदारा होता है। अब 2 की तो हमने बात की थी कि वालिदैन अपनी जो भी कहते हैं कि कमियां हैं वो अपने बच्चे में पूरी कर रहे होते हैं। ठीक। अब हम देही इलाके की तरफ जाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। वो ये आता है कि वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा पढ़ना चाहता है, एनवायरनमेंट उसका अपोजिट है। अब एनवायरनमेंट क्या अपोजिट है, वहाँ पर आपके पास जो हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े कते हैं, बड़ी बड़ी ज़मींदारियाँ हैं, ये ज़मींदारियाँ उस रिमोट ख्याल को प्रमोट करती हैं। सही। कि जो पढ़ाई में ना आ सके बच्चा। फॉर एग्जाम्पल ये कि स्कूल बनती है, गवर्नमेंट बनाती है, जाके स्कूल ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है, ज़मींदार के कहने पे करती है, बिल्डिंग बन जाती है, वहाँ पर उनकी गायें भैंसें खड़ी होती हैं। एक बात। सबसे पहली बात, हम जब अपने गांव के अंदर या हम अपने रिमोट एरिया में तालीम को देना चाहें फ़रोग़, तो हमको इंडिया का मॉडल देखना पड़ेगा। जैसे ही हमारी 1947 में हुई सेपरेशन, इंडिया में वल्लभ भाई पटेल ने तमाम अपने इंस्टीट्यूशन पे काम करते हुए पहला काम ये किया कि जो बड़े बड़े रजवाड़े थे, बड़ी बड़ी जागीरें थी, वो सब गवर्नमेंट के अंडर आई। ठीक। और ये इतनी बड़ी बड़ी जागीरें सब तोड़ दी। आज जो इंडिया आगे तो कुछ इन बातों की वजह से भी। हमारे यहाँ वो हज़ारों कते, हज़ारों एकड़ ज़मीन एक एक बंदे के पास है। वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन वो अपने इलाके
की तरक्की उस तरह नहीं देखना चाहता। वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, वो मुल्क को नहीं कर रहा, या अपने इलाके को नहीं करना चाहता। हाँ, अब जाहिर है अपने इलाके को करेगा तो अपना मुल्क होगा। तो ये वाली चीज़, ये माइंड फ्रेम, ये चेंज करने की ज़रूरत है। इसको चेंज किए बिना अब तक हम, हर हुकूमत आती है कहती है हमने इतने गोस्ट स्कूल पकड़ लिए, हमने इतने गोस्ट स्कूल पकड़ लिए, इतनी अटेंडेंस जो है बस लग रही है, लोग काम कर रहे हैं, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। इसमें वालिदैन का भी एक थोड़ा बहुत है। KPK में वालदा जाके पूछती है किधर है भाई टीचर, एक दफ़ा पूछती है, 2 दफ़ा पूछती है, चौथी दफ़ा बहरहाल आता है। एक अच्छा रवैया। जबकि हम सिंध और लोअर पंजाब के हवाले से बात करें तो वहाँ पर इस कदर नहीं है। बलूचिस्तान में माँ इस कदर मजबूत एम्पावर्ड नहीं है कि वो जाके बच्चे का ये सब पूछ सके या चल सके। वहाँ पे ज़मींदार एक, तो ये शऊर या आगाही वालिदैन को देना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने की ब्रिगेडियर साहब। ये अर्ज कैसे डेवलप हो सकती है, ये इंटरेस्ट कैसे वालिदैन के अंदर जो है वो इनकलकेट किया जा सकता है कि वो अपने बच्चों की तालीम के लिए फोकस्ड भी हों और डिमांड भी करें? बहुत शुक्रिया। मैं जिस तरीके से मैडम ने बात शुरू की ना, एक ट्रायंगल की, अच्छा मैं इस ट्रायंगल को, एक नेचुरली हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मजीद वाइडन समझता हूँ। अच्छा। कि एक टीचर, एक स्टूडेंट और ये वालिदैन है, मैं इसे थोड़ा सा मुआशरे की तरफ लेके जाता हूँ। सही। क्योंकि होता वो है जो मुआशरा चाहता है। तो हमें खा वो पसमानदा इलाका हो या शहरी हो, तो हमें ज़रूरत इस चीज़ पे काम करने की है कि मिन हैसल कौम हम अपनी कोई डायरेक्शन डेवलप करें। सही, बिल्कुल ज़रूरत है। और जब तक वो उस डायरेक्शन से फिर आगे सारे एवेन्यूज निकलेंगे। लेकिन पसमानदा इलाकों के लिहाज से मुझे जो एक एरिया मेरे जहन में आ रहा है इमीडिएटली, एक गुड एग्जांपल के लिए, वो हज़ारा का एरिया है। ठीक। मुझे याद है कि हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइजेस पे निकलते होते थे, तो छोटे छोटे बच्चों ने, उन्होंने सर पे बड़ी खूबसूरत सी टोपियाँ पहनी हुई हैं जिससे वो इंडिकेशन होती है कि दे आर स्टूडेंट्स। सही। अच्छा, दे विल अप्रोच अस और इनवेरिएबली दे विल रिक्वेस्ट कि जी मुझे कोई पेंसिल दे दें। उन बच्चों ने कभी पैसे का सवाल नहीं किया था। सही। कभी खाने का सवाल नहीं किया था। बेशक वो नंगे पाँव होते थे, कपड़े उनके पूरे होते थे नहीं, लेकिन हमेशा आपसे वो पेंसिल, आप खुद इमेजिन करें, पेंसिल कहें या कलम कहें, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल है। तो ये आप किसने इनकलकेट किया? वालिदैन ने। ये वालिदैन ने। ये आप अगर कोस्तान का इलाका देखें, एजुकेशन के लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लोगों में ये शऊर है कि हमें बच्चों को आगे लेके जाना है। वो बेशक वो हार्ड एरिया है, वो काश्तकारी के लिए मौके भी कम हैं, कारोबार का है, लेकिन वहाँ ये सेंस ज़रूर है कि आज अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ये आगे चलेंगे। लेकिन मैं थोड़ी इससे थोड़ा सा एक और तरफ थोड़ा सा जा रहा हूँ। जब हम पसमानदी का बात करते हैं तो इसमें कई जोहतें आ जाती हैं। ठीक। एक तो है जो ज़हनी तौर पे पसमानदा हैं, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना आप कुछ संवार सकते। दूसरा ये कि हम कहते कि कौन से एरियाज़ हैं जिनको हम पसमानदा डिक्लेयर करें। ठीक। क्या हम मादी वसाइल के लिहाज से हम पसमानदगी को देख रहे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं उनको देख रहे हैं, या हम तालीमी लिहाज से देख रहे हैं? ठीक। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, क्योंकि तालीम बजाते खुद कुछ भी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन इलाकों में जो हम आइडेंटिफाई करें कि ये तालीम के लिहाज से, या तो वहाँ से लोगों को हम ऐसी जगह लेके आएँ ठीक जहाँ पे ये सारी सहूलतें अवेलेबल मौजूद हैं। सही। एंड सेकंड ऑप्शन कि वी एक्सटेंड दीज फैसिलिटीज़ टू देम। ठीक। जब हम फैसिलिटीज एक्सटेंड करने की जरूरत की बात करेंगे तो फिर वही घूम फिर के बात टीचर पे आ जाएगी। बिल्कुल आएगी कि कौन से वो टीचर्स हैं जो उन रिमोट एरियाज में जाके पढ़ाना और उधर रहना पसंद करेंगे। क्योंकि उसके अगर आप एग्जांपल देखें तो काफ़ी गवर्नमेंट्स कोशिश करती रही हैं कि रूरल एरियाज में जो हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएं। जी बिल्कुल। आप खुद देख लें उस एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ कि जगह जगह वो फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, बट यू वोंट फाइंड अ डॉक्टर। लाइकवाइज शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे स्कूल ना हो। मैंने ऑलमोस्ट सारे का सारा सिंध देखा हुआ है, हाफ ऑफ बलोचिस्तान देखा है, केपी मैंने सिर्फ हज़ारा का एरिया देखा, मैं इससे मैंने साउदर्न पंजाब जो है वो सारा मैंने देखा हुआ है,
नॉर्दर्न पंजाब में खुद बिलोंग करता हूँ, तो आप कहेंगे ऑलमोस्ट पाकिस्तान का 70 to 80% एरिया मैंने घूम फिर के देखा हुआ है। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे कम से कम 200-250 की आबादी और वहाँ पे स्कूल ना हो। लेकिन उस स्कूल की हालत क्या है वो मैडम अमरीन ने बड़ी अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया है कि उनमें से मेजॉरिटी वो है कि वो बिल्डिंग है, ना टीचर है और ना स्टूडेंट है। मतलब वो एरिया भी है ना स्कूल, बिल्डिंग है ना टीचर, और फिर ऑन कंट्रास्ट वो एरियाज भी हैं जहाँ पे सेल्फ हेल्प बेसिस पे कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, तो पता चलेगा किसी दरख्त के नीचे कोई एक अच्छा इंडिविजुअल, वो मे दैट भी कोई वो खातून हो, वो कोई मेल हो, एनीवन, उसके दिल में एक कोई अच्छा जज्बा पैदा हुआ, तो उसने एट हिज ओन वट एवर ही कुड अफोर्ड उसने वो शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही साथ एक और जो चीज़ तालीम के लिहाज से ज़रूरी है, आज तक किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की जिसने अपनी ज़बान में नहीं पढ़ा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की। ये ज़हन में रख लें, अब जितने डेवलप्ड नेशन है सबका रिकॉर्ड सामने रख लें। सही, किसी ने फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ के तरक्की नहीं की। एग्जैक्टली। हमें ज़रूरत सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सीधी करने की, या फिर हम ये कर सकते हैं, इसमें मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, मैं खुद इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मसला नहीं है, ना बोलना मसला है, ना बात ये होती है कि जो आपकी मादरी ज़बान होती है, आपकी बेसिक जो सोच है वो उसमें डेवलप होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। हम जो बाद में इंग्लिश सीखते हैं और मे बी को फ्रेंच और को एनी अदर लैंग्वेज सीखते हैं, अब हमारी सारी ज़िंदगी उन ट्रांसलेशंस में गुजर जाती है। सही, कि पता चले कि यू आर बॉर्न पठान, तो पहली सोच जो आपके ज़हन में आई वो तो पश्तो में होगी डेफिनेटली। अब अगर दूसरा बंदा जो है पता चले कि आपने पश्तो से सीखा था उर्दू में ट्रांसलेट करना, फिर उर्दू से आपने सीखा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो कहीं ना जब कन्वर्जन होती है तो कुछ डिस्टॉर्शन होती हैं। तो जब तक अच्छा, अब ज़रा वाइस वर्सा कि इंग्लिश की बात थी, अब आपने पहले उसे उर्दू में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर डिस्टॉर्शन। सो डिस्टॉर्शन बोथ वेज। तो उससे क्या बेहतर नहीं है, ये सारी हमारी अपनी लैंग्वेज है, पंजाबी भी हमारी लैंग्वेज है, पश्तो भी हमारी लैंग्वेज है, ये बलोची भी हमारी लैंग्वेज है, सिंधी भी, और सारी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, नो डाउट। व्हाई कांट वी डू इट? वो जो बेसिक लेवल की तालीम है आपकी, वो जो जिसका है उस डायलेक्ट की अपनी ज़बान में आप उस ज़बान में सिखाएं, और साथ एक सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। बिल्कुल, यदि हमने उर्दू को प्रमोट करना है, व्हाई नॉट? एक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स भी हैं जिसके तहत ज़बरदस्ती अब कुछ ना कुछ लेटर्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गए ना चाहते हुए, जिसमें आधी इंग्लिश आधी उर्दू लिखी होती है, और उर्दू भी कोई ऐसी लिखी होती है आई डोंट नो हु विल अंडरस्टैंड दैट। तो हमें इस ज़ुबान को हम डेवलप करें, ठीक, किताबों को या बुक्स जो हैं, क्योंकि अब हमारा दूसरा डायलमा ये है कि जितनी भी आपकी खास तौर पे हायर एजुकेशन की बुक्स हैं, हमारे इधर तो बहुत ही कम है जो लिखी गई हैं। जी बिल्कुल, इनवेरिएबली दे आर बारोड। इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने उसे अपनी ज़ुबान में हिंदी में कन्वर्ट किया। व्हाई कांट वी डू दैट? क्योंकि जब हमें पता है कि जो अपनी ज़ुबान है उसमें समझ ज़्यादा आती है, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस वो एरिया कौन सा है, ये वो बात है जो पूरे खा वो पसमानदा इलाका है, खा वो डेवलप्ड इलाका है, तो समझ तो उसी ज़बान में ज़्यादा आती है जो आप बोलते हैं जिसमें आपकी मदर लैंग्वेज है, जिसमें आपकी सोच डेवलप होती है। सही। हाँ, यहाँ तो ऐसे बच्चे हों फ्रॉम डे वन उनको आपने इंग्लिश बोलना सिखाया, ऑफ कोर्स उनका थॉट प्रोसेस ही इंग्लिश में होगा। सही। और आप उनको ऐसा, और वो हम कर नहीं सकते कि थ्रू आउट द टाइम हम सिर्फ उसको इंग्लिश हमें पहले ये डिसाइड करना है, ये जो आधा तीतर आधा बटेर है ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, वी हैव टू डिसाइड आवरसेल्फ। और इसीलिए हमारे बच्चे आज कंफ्यूजन में मुब्तला हैं। जो बात आप कर रहे हैं ज़बान के मामले में, हमने उसको एक लैंग्वेज तक महदूद नहीं किया, हमने तो उसको मयार तालीम बना दिया कि जिसको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, अंग्रेज़ी लिखनी आती है, सिर्फ वो पढ़ा लिखा है। एक्चुअली ये है वो थॉट जो गलत है। हमें उसे एज अ लैंग्वेज लेना है। डेफिनेटली वो लैंग्वेज होगी तो आपके पास एक टूल होगा। एग्जैक्टली, टूल टू अक्वायर नॉलेज, टू सीक नॉलेज। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में बुक्स मिल रही हैं, यू नो इंग्लिश, व्हाई नॉट? सही, आप उसे पढ़ें। दूसरा एक और जोहत है, हमें वो भी ज़हन में रखनी चाहिए कि एक मिन हसल एक मुसलमान एक हदीस नबी जो है अक्सर इदारों में लिखी जाती है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से
कब्र तक, ऐसी है। मतलब क्या आपकी सारी ज़िंदगी। अब अगर हम अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी को सामने रखते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में जब मदीना में मामला इस्टेब्लिश हो गए, आपने मिस्र भी लोग भेजे। मिस्र को दीनी तालीम सीखने के लिए नहीं भेजे थे, मिस्र में कौन सा दीन था उस वक्त? दुनियावी तालीम के लिए। फिर एक हदीस अक्सर कोश की जाती है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जा। चीन में कौन सा दीन था उस वक्त? ये दोनों चीज़ें ये वाजे करती हैं कि जहाँ से भी इल्म मिले उसको हासिल कर लो, उसे हासिल करो। और यहाँ पे भी एक हदीस मौजूद है कि इल्म जो है ये मोमिन की खोई मिरास है, तो ये तो तुम्हारा विरसा है। तो वी आर टू सीक नॉलेज। ठीक। अब हमें अपने आप को ये छोटी मोटी ये देखें, जो भी जब वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हमारे मुल्क बहुत पुराना मुल्क नहीं है। एग्जैक्टली। ये कौमों की ज़िंदगी में ये ऊंच नीच, ये ठुड्डे, ये मुश्किलात, ये सारी आती रहती है। बिल्कुल। अब ये डिपेंड उस कौम पे करता है कि वो